हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर और रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेशन होता क्या है एक्चुअली, और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में कि रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन से। टाइप्स ऑफ रिलेशन, मैं थोड़ा रिलेशन को रिकॉल कर दूं कि होता क्या है। जिन्होंने नहीं देखा वो पहला लेक्चर देखें, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन में है, क्योंकि बिना रिलेशन के बारे में जाने उसके टाइप्स के बारे में जानना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो रिलेशन बेसिकली था किसी सेट पर, अगर दो सेट हैं आपके पास में एन बी, और अगर आपको आर जो है ए से बी पे चाहिए, तब जो है आर क्या होता था, सबसेट होता था ए क्रॉस बी का। और ये इसमें ए क्रॉस बी में क्या आते थे, ऑर्डर्ड पेयर आते थे फ्रॉम ए टू बी। मैंने एक और रिलेशन बताया था, रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब जब रिलेशन जो है उसी सेट पर डिफाइन हो, जिस एक ही सेट दिया गया और रिलेशन ए टू ए डिफाइन हो, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हेल्प करेंगी आपको आगे चलने में। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन देखिए क्या होता है, कितने टाइप्स के रिलेशन आपके होते हैं। तो आपका वॉइड रिलेशन, हालांकि मैंने थोड़ा वहां पर बताया था वॉइड रिलेशन के बारे में, वॉइड रिलेशन, और इसको इम्पटी रिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पटी रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में इम्पटी रिलेशन आ गया। फिर इसके बाद में आपका यूनिवर्सल रिलेशन आता है, यूनिवर्सल रिलेशन। एंड थर्ड वन इज आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। एंड फोर्थ वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। फिर आता है हमारा ट्रांजिटिव एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड देन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो अप टू 7 तक कवर करेंगे, क्योंकि ये जो बचेगा इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ तक काफ़ी हो जाएगा आपका। फिर इस पर ये खुद में ही काफ़ी लार्ज हो जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, और इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा है वो 1 से लेकर के 7 तक है, ट्रांजिटिव रिलेशन तक हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आप देखेंगे वॉइड रिलेशन। ठीक है, पहला हम लोग देख लेते हैं वॉइड और इम्पटी रिलेशन क्या होता है। ये रिलेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई सेट ए है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, और एक रिलेशन डिफाइन है इस सेट पर, रिलेशन ऑन अ, और ये जो भी है एक रिलेशन जो हमारा डिफाइन है सेट ए से ए पर। ठीक है, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन अ सेट ए सच दैट, जो रिलेशन वो कैसा है कि ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन 12। ठीक है, आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है जो सेट ए पर डिफाइन है। अगर उसको बोला गया सेट ए पर डिफाइन है, दैट मींस आपको जो आर बनेगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ये रिलेशन ऑन अ सेट होता है। ठीक है, सच दैट किस तरह से डिफाइन है आर आपका, कि आर ऐसा है कि ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर आएंगे उनका डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 12 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम लोग आर के एलिमेंट लिखने वाले हैं। यहां पर आर के एलिमेंट, आर के एलिमेंट क्या लिखेंगे यहां पर। अब देखिए हम लोग ए क्रॉस ए बनाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद का खुद से होगा यहां पर। तो 1 जाएगा, पहले 1 1 से ही बनाएगा, तो 1 का 1 से डिफरेंस 0 विच इज नॉट ग्रेटर देन 12, तो 1 कॉमा 1 सेट में नहीं आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद 1 क्या 2 के साथ जब पेयर बनाएगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1, वो भी नहीं आएगा आपका, ग्रेटर देन 12 नहीं है। 1 माइनस 3 वो भी नहीं आएगा, 1 माइनस 4 ये भी नहीं आएगा। ऐसे ही 1 का काम हो गया। अब 2 जाएगा, 2 सबसे मल्टीप्लाई करेगा
तो 2 जाएगा, 1 के साथ पेयर बनेगा, 2 - 1 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, विच इज नॉट ग्रेटर देन 12। 2 जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई का 2 - 2 इज इक्वल टू 0, वो भी नहीं आएगा। 2 3 के साथ, ये भी नहीं बनेगा। 2 4 के साथ। ऐसे अगर हम सबका देखें पेयर, तो कोई भी किन्हीं भी दो एलिमेंट का डिफरेंस, इसके किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस आपका 12 से बड़ा नहीं होने वाला। और हमको एक्चुअली में चाहिए क्या, कि ये जो a माइनस बी है वो आपका 12 हो, ग्रेटर देन 12 हो। और ये जो a कॉमा बी है, a एंड b कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आपके a से आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आया, इसका क्या मतलब है, आपका सेट क्या रह गया, आपका एम्प्टी रह गया। एंड दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई भी एलिमेंट a relation R on a set A is said to be empty relation if no element relates to any element of A। कहने का मतलब ये है कि आपका A का कोई भी एलिमेंट अपने सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना करे। रिलेट ना करने का मतलब ये है कि अगर A, B बिलोंग ही नहीं करेगा R में, इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग लिखते थे A डज नॉट बिलोंग्स टू, A डज नॉट रिलेट्स टू B। ये बहुत अच्छे से समझाया गया था आपका रिलेशन में, उसके पहले ये लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग रिलेट कराते हैं एलिमेंट्स को। तो A, B डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब है, A आपका B से रिलेट नहीं करने वाला। अगर कोई भी एलिमेंट रिलेट ही नहीं करेगा तो फिर रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा, तो रिलेशन का जो सेट है वो कैसा रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन, सिंपल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ये क्या कहता है, यूनिवर्सल रिलेशन। हम लोग जानते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट जरूर होता है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए अगर आपके पास में एक रिलेशन है, रिलेशन R ऑन अ सेट A, रिलेशन R ऑन अ सेट A इज said to be universal relation if every element of A relates to every element of A। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो आपका R है, तो R क्या होता था, आपका सबसेट होता था A क्रॉस A का। तो यहां पर जो R आने वाला, मतलब इसमें सारे पेयर आ जाएंगे आपके, क्योंकि सारे एलिमेंट आपके क्या कर रहे हैं, आपके सारे एलिमेंट A के सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं A से ही, क्योंकि यहां पर हम लोग A क्रॉस A की बात करते हैं, तो A के सारे एलिमेंट A से ही रिलेट कर जाएंगे, सारे एलिमेंट। दैट मीन्स तो हमने तो पूरा A क्रॉस A की ही बात कर दी ना यहाँ पर, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कर जाएंगे, इससे पेयर बनाएंगे और सारे जाएंगे। तो जब सारे जाएंगे ही जाएंगे, तो क्या आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो R आएगा कंप्लीटली A क्रॉस A ही बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यूनिवर्सल निकालने का तरीका क्या है कि आपको जो भी दिया गया है आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, जिस भी सेट पर आपको डिफाइन किया गया, और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा का पूरा लिख दीजिए, वो आपको यूनिवर्सल रिलेशन दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा ज्यादा। जैसे मैं यहां पर बात करूं, आपके पास में A है, ठीक है, यहां पर और 1 2 3 और अब यहां पर आपका चेक करना ये 1 2 3। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल का मतलब होता है जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में वो सबसे बड़ा रिलेशन हो, उससे बड़ा कोई रिलेशन ना हो, तो वो यूनिवर्सल कहलाएगा। तो अगर A क्रॉस A से बड़ा कोई रिलेशन नहीं होता, यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन। अभी हम लोग इसको स्टेटमेंट करने वाले हैं यहाँ पर A क्रॉस A, तो आप इसका A क्रॉस A निकाल लीजिए।
ए क्रॉस ए, तो क्या आ जाएगा आपका पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई रिलेशन ले लें, ए आपका एक सेट है, रिलेशन आर कुछ इस तरह से डिफाइन है, सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पर पहले पेयर लिखते हैं, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ए कॉमा बी कहां से आपके बिलोंग करें, कैपिटल ए से बिलोंग करने वाले। ठीक है, ये रिलेशन हमको डिफाइन है सेट ए पर। अब चलिए ये जो रिलेशन डिफाइन है इसके एलिमेंट निकाल के देखते हैं कि एलिमेंट इसके कैसे आ रहे हैं। तो देखते हैं यहां पर आर, पहले इसका रूल सही से पढ़िएगा, क्या कह रहा है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि जो भी पेयर आप काउंट करने वाले हैं उसका जो डिफरेंस है वो और उसका मॉड लेने पर वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और हमको ये बात मालूम है कि मॉड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, क्योंकि मॉड नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है। तो यहां पर आप किन्हीं भी दो नंबरों का पेयर बनाइए, 1 2 का बनाइए, 2 3 का बनाइए, या 2 1 का बनाइए, 2 3 का बनाइए, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि यहां पर जो एलिमेंट आने वाले हमारे वो 1 1 पूरा का पूरा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए हम लोग निकाल सकते हैं बड़ा इजीली, ए क्रॉस ए, यहां से इसके सारे एलिमेंट ए के जाएंगे और ए से ही पेयर बनाएंगे। तो यहां से देखिए पहले 1 जाएगा उठ करके सबसे पेयर बना लेगा, तो 1 1 1 2 एंड 1 3, सिंपल। नाउ 2 जाएगा और सबसे मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई इन द सेंस कि वो ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, तो 2 1 नाउ 2 2 2 3 अगेन 3 की बार ये 3 जाएगा, फिर से स्टार्टिंग से पेयर बनानी स्टार्ट करेगा, 3 1 नाउ 3 2 एंड 3 3। अब यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर जो भी ऑर्डर पेयर मेंशन किया गया इस सेट पर, ये जो आर लिखा मैंने, क्या इनका जो डिफरेंस आ रहा है 1 -1 0 आएगा, और 0 का मॉड क्या होता है, 0 होता है। और यहां पर ध्यान देखिए मैंने इक्वलिटी लगा रखी है, इक्वलिटी लगाने का मतलब है कि आपका ये पेयर काउंट किया जाएगा, वैलिड है। ठीक है, तो 1 1 1 2 1 3 आप किसी का भी यहां पर डिफरेंस निकालिए वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ही रहेगा। तो क्या ये जो एलिमेंट हैं ये एज इट इज ए क्रॉस ए के ही तो एलिमेंट हैं, इसमें एलिमेंट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 3। और मैंने कहा था कि अगर सेट ए की कार्डिनलिटी m हो और सेट बी की कार्डिनलिटी n हो, तो जो a क्रॉस b की कार्डिनलिटी होती है वो आपकी होती है m इंटू n। तो 3 इसकी 3 इसकी भी, तो 3 3 जा 9, और 9 के 9 एलिमेंट आ गए, एंड दैट इज इक्वल टू a क्रॉस। तो यहां पर ये क्या इंप्लाइज करता है कि r आपका क्या है, r इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, और इससे बड़ा कोई रिलेशन होता नहीं है। ठीक है, और एम्प्टी रिलेशन से छोटा कोई रिलेशन नहीं होता। तो अब देखिए यहां पर नोट लगा लीजिए आप कि empty relation is the smallest relation on a non-void set. Note, in a non-void set, in a non-empty कर लीजिए, void word आप शायद कंफ्यूज हो जाए, तो in non-empty set, empty set, empty relation is the smallest relation, is the smallest relation. ठीक है, and universal relation is the largest relation, largest relation. क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि एम्प्टी रिलेशन खाली उससे छोटा क्या ही हो सकता है, और यूनिवर्सल रिलेशन वो तो पूरा ए क्रॉस ए के ही बराबर होता है, अब उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो दीज आर द लार्जेस्ट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। क्लियर है इतना। चलिए अगला टाइप्स हम लोग देखते हैं। अगला क्या था, यहाँ पर आपका एम्प्टी हो गया है यहाँ पर, और यूनिवर्सल हो गया। नाउ आइडेंटिटी रिलेशन, थर्ड वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान से देखिएगा इस रिलेशन को, आइडेंटिटी रिलेशन। ये रिलेशन क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट
और आइडेंटिटी रिलेशन को एक्चुअली डिफाइन करते हैं, मान लीजिए जैसे अगर आप रिलेशन आई ए, आर भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं उसमें, रिलेशन आई ए ऑन अ सेट ए, ठीक है, रिलेशन आई ए ऑन अ सेट ए, यहां पर वो सेट आएगा जो आप ले रहे हैं, ए ले रहे हैं तो ए की बात करेंगे, बी होगा तो यहां पर सफिक्स में बी लगा देंगे हम लोग। ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन if every element relates to itself only। देखिए क्या कह रहा है, अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, कोई एक सेट है ए आपका, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट्स टू इटसेल्फ ओनली। ये जो ओनली वर्ड यहां पर मैंने मार्क किया, इसको अंडरलाइन किया हुआ क्योंकि ये ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूं, यहां पर क्या कह रहा है, इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं हम लोग, आई ए इज इक्वल टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, कहां गए यहां पर, कैपिटल ए, ठीक है। यहां पर जितने आप लिखेंगे सबके लिए होना चाहिए, यहां पर ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ओनली वर्ड यहां पर मैंने मेंशन करा है, यहां पर ओनली, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो यहां देखिए खुद का खुद से ही पेयर होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए कोई सेट ले लिया मैंने यहां पर 1 2 3, अब मैं यहां पर कुछ रिलेशन लिख रहा हूं, उस पर R1 कोई एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं 1 1 2 2 3 3 1 2, हो सकता है, ठीक है। 9 एलिमेंट आएंगे इसके किसी रिलेशन में, इसके ए क्रॉस ए में, उसमें से हमने कुछ एलिमेंट उठा लिए, सबसेट है उसका, ये कोई रिलेशन मैंने ऐसे रैंडमली उठाया। अब ये देखिए, ये जो कंडीशन कह रहा है कि ए का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट होना चाहिए, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ए का जो एलिमेंट है 1, क्या उसका खुद का खुद से पेयर है, 1 1 बिल्कुल है। एलिमेंट 2 2 2 बिल्कुल है। 3 3 3, यहां तक तो बात सही जा रही है, इसके अकॉर्डिंग ही जा रही है, खुद का खुद से पेयर है ओनली। लेकिन यहां पर 1 2 आ गया, वो कह रहा है ओनली खुद का खुद से ही होना चाहिए बस, और कोई भी उसमें नहीं होना चाहिए, तो ये आपका नॉट आइडेंटिटी रिलेशन होगी, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान दीजिएगा इस पे, R2 में ऐसे ले रहा हूं 1 1 2 2 एंड 3 3। चलिए इसको बताइए, यहां पर देखिए 1 1 2 2 है, 3 3 भी है, इसके अलावा कुछ है नहीं है, वो यही कह रहा, सिर्फ यही होने चाहिए, तो आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन है ये। अगला एग्जांपल जैसे ले लें R3, मैं सारी पॉसिबिलिटी यहां पर बता दे रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तब भी नॉट आइडेंटिटी, सिर्फ यही हो खुद का खुद से डेफिनेटली आइडेंटिटी रिलेशन। इसके अलावा मान लीजिए मैं यहां पर 1 1 एंड 2 2 ले लूं, तो यहां पर देखिए क्या है 1 1 2 2, यहां तक तो ठीक था, बट 3 का पेयर कहां गया, 3 का 3 से भी तो होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने एलिमेंट इधर है, इफ एवरी एलिमेंट, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सारे के सारे खुद का खुद से पेयर बनाएंगे ही बनाएंगे डेफिनेटली खुद से, तो ये भी आपका नॉट आइडेंटिटी, नॉट आइडेंटिटी। आई होप ये क्लियर होगा आपका, ये जो 3 एग्जांपल मैंने लिए अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक आइडेंटिटी रिलेशन है, और सबसे अच्छी बात है कि आइडेंटिटी रिलेशन आपका यूनिक होता है, क्या होता है, यूनिक होता है, कोई दूसरा नहीं बनने वाला आपका, इस सेट का सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन है, एंड दैट इज दिस। आपका कोई भी सेट है, बड़ा आसान होता है आइडेंटिटी रिलेशन, खुद का खुद से पेयर बना के लिख दीजिए, उसके अलावा ना कोई एलिमेंट उसमें आएगा, ना उससे एक एलिमेंट कम होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। यहां पर वर्ड ध्यान दीजिएगा ओनली, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक रिलेशन अभी और आएगा, अगला नेक्स्ट ईयर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके और इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है बस। चलिए इसका और कोई एग्जांपल जैसे मैं ले लूं, यहां पर
चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पर। एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास में एक कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, और जो रिलेशन डिफाइन किया गया वो कुछ इस तरह से कि a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड a कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल A। चलिए तो इस रिलेशन को हम लोग एलिमेंट ढूंढते हैं, इसके कैसे एलिमेंट है। कह रहा है a कॉमा बी जो आएगा वो रिलेशन को कैसा होना चाहिए, उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। अब किन्हीं दो नंबरों का डिफरेंस कब 0 हो सकता है, जब उसको खुद से या तो वो दोनों 0 हो तब उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों 0 आएगा। अगर वो नॉन 0 नंबर है तो उनका खुद से ही डिफरेंस 0 आएगा, यानी 1 का 1 से 0 होगा तो 1 कॉमा 1, 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 0 आएगा 2 कॉमा 2, 3 को 3 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 0 आएगा 3 कॉमा 3। तो इसके इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें एलिमेंट कैसे आए, ये आए, और ये है कैसा आपका, इसमें देखिए 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन बहुत आसान है, कुछ ऐसा टफ नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इसमें देखते हैं जैसे जो एम्प्टी सेट होगा आपका, एम्प्टी सेट जो होगा फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट, अगर आपका सेट नॉन एम्प्टी है तो उसके लिए जो एम्प्टी रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन इज नॉन आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन, ये ध्यान दीजिएगा नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी रिलेशन जो है इज अ नॉन आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब ये एम्प्टी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि हमारे पेयर तो आने ही चाहिए उस पर, अब ये तो खाली इसमें पेयर ही नहीं आएंगे तो फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इफ, इसमें कंडीशन इफ सेट कंटेन्स, नोट लगा लीजिएगा आप लोग, मैंने पीडीएफ पे प्रोवाइड कराए हैं, ये सारी चीजें पीडीएफ में मिल जाएंगी आपको बहुत इजीली, बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ, तो उससे आप लोग देख सकते हैं, कोई पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो आप उससे कवर कर सकते हैं। ठीक है, मिलेगा सब कुछ उसमें। इफ सेट कंटेंट्स, और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। यूनिवर्सल रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन इफ सेट कंटेन्स एट लीस्ट टू एलिमेंट, ठीक है, कम से कम 2 एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए। अगर ऐसा सेट है जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट है तो फिर उस पर जो यूनिवर्सल रिलेशन बनने वाला है वो आपका आइडेंटिटी कभी नहीं बनेगा। अच्छा, सिंगल सेट पे क्या दिक्कत है, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने एक ही एलिमेंट लिया तो इसका एक रो से निकालो, क्या आएगा 1 कॉमा 1, सिंपल, और ये तो है आइडेंटिटी रिलेशन भाई, खुद का खुद से पेयर बन रहा, सिंपल। तो ये इसलिए उसको बोला गया एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए। चलिए, बात यहां तक समझ में आई। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या था आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, मतलब बोथ वेज स्टेटमेंट है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ a comma a belongs to R for all a belongs to कैपिटल A। मतलब यहां पर मैंने क्या लिखा है कि a relation R on a set A is called reflexive relation if and only if a comma a belongs to R for all a belongs to A। ठीक है, अगर a comma a बिलोंग कर रहा है सबके लिए तो क्या कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। जैसे यहां पर मैं इसको और मैथमेटिकली लिख सकते हैं, R
इज रिफ्लेक्सिव, डबल इम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहां पर मैंने ओनली वर्ड मेंशन नहीं किया, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी वही लगभग सेम डेफिनेशन लिखी हुई है। ए कॉमा ए उसमें भी बिलोंग करना चाहिए था आर से, ए कहां से आना चाहिए था आपका कैपिटल ए से, बट वहां ओनली वर्ड मेंशन किया गया था। इसके और उसके डिफरेंस में सिर्फ उसी का एक फर्क डालता है, ओनली। वो कहता है सिर्फ और सिर्फ खुद के पेयर ही होने चाहिए, ये कहता है खुद के खुद से तो होने ही चाहिए, दूसरे भी आ सकते हैं। इसने ओनली वर्ड मेंशन नहीं किया। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, यहां पर एग्जांपल से समझ में आ जाएगा तुरंत। ए आपके पास में है 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने यहां पर R1 लिया है 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 एंड 3 4, ठीक है। ध्यान से देखिए, खुद का खुद से पेयर है, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है। 3 का 4 से है, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है खुद का खुद से होना चाहिए, बाकी उसमें कुछ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। तो ये आपका क्या बना देगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट क्या आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी कहता है सिर्फ और खुद का खुद से होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, तो नॉट आइडेंटिटी। ये क्या है आपका, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए R2 की बात करें, अगर R2 क्या कहता है, जैसे मान लीजिए यहां पर 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, और यहां पर 4 रहेगा अभी आपका, 4 4। ये क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव होगा, खुद के खुद से है, खुद का खुद से होना जरूरी है, बाकी कुछ है या नहीं उससे मैटर नहीं करता रिफ्लेक्सिव में। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है आपका। बट ये आइडेंटिटी भी है, ये आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा देखिए, एक चीज यहां से निकल के आ रही है, अगर आइडेंटिटी नहीं है तब भी रिफ्लेक्सिव हो सकता है, अगर आइडेंटिटी है तब तो डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेके चल रही है आपकी, सिर्फ और सिर्फ यही होने चाहिए, और वो थोड़ा ओनली को थोड़ा हटा देता है कि आपका हो भी ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा एलिमेंट उसमें हो सकता, इतना तो होना ही चाहिए दोनों में, इसमें भी मैंडेटरी है, इसमें भी मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो यहां से एक स्टेटमेंट निकल के आता है, वो क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जो आइडेंटिटी रिलेशन है, वो हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन is a reflexive relation, reflexive relation, converse need not to be true, converse need not to be true, ठीक है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन, अभी हम लोगों ने देखा कि आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी में खुद से खुद के ही आने वाले हैं और उसके अलावा कुछ आएगा नहीं, तो वो डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। बट जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, इसका उल्टा, यानी कि रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आते हैं हम लोग, अगला रिलेशन हमारे पास में सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा है, सिमेट्रिक रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन, इसको देखिएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on a set A is said to be symmetric, is said to be symmetric relation, is said to be symmetric if and only if, maybe both ways है, if and only if ध्यान दीजिएगा, if A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R for all A comma B belongs to A। देखिए क्या कह रहा है, कोई रिलेशन R जो सेट A पर डिफाइन है
इज साइड टू बी सिमेट्रिक, उसको सिमेट्रिक कहा जाएगा कब? इफ एंड ओनली बोथ फेज स्टेटमेंट है, सिमेट्रिक होगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और अगर कोई सेट ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाए। ठीक है, तो देखिए कंडीशन क्या है, हमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर ज्यादा फोकस करना है हमको। ये रूल क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर में है तो ये इंप्लाइज करता है कि बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी उसमें होना चाहिए अगर ए बी है तो। बात को समझिएगा इसमें, जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर आपके रिलेशन में 2,3 है, 2,3 अगर रिलेशन में है तो 3,2 भी होना चाहिए उसमें, 3,2 भी होना चाहिए तभी होगा। और अगर आर में 2,3 है ही नहीं तो 3,2 हम लोग चेक करेंगे भी नहीं। उसने इफ कहा है अगर ऐसा है तब ऐसा होना चाहिए, और फिर ये अगर कंडीशन मैच कर जाती है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर 2,3 बिलोंग नहीं करता इसमें तो फिर 3,2 को हम लोग चेक नहीं करते। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम कि एक्चुअली क्या रहा है। एग्जांपल जैसे मैं यहां पर ले लूं, एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और यहां पर R1 में डिफाइन कर रहा हूं कि ए कॉमा बी, ठीक है, बी कॉमा ए होना चाहिए। तो मैं यहां पर ले लूं 1,1 2,2, पहले तो यही ले लेता हूं आसान सा। ठीक है, इसको बताइए। अच्छा, इसमें 1,1 है, मान लेते ये ए है ये बी है, बट एक्चुअली में दोनों बराबर हैं। यहां पर क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो 1,1 इसका रिवर्स भी 1,1 होगा, है 2,2 इसका रिवर्स भी 3,3 ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। इनके रिवर्स 1,1 का रिवर्स करोगे तो वही तो होगा 1,1, वो तो है 2,2 3,3, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। क्या ये आइडेंटिटी है? बिल्कुल है, ये आइडेंटिटी भी है। ठीक है, एंड क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है? रिफ्लेक्सिव भी है। देखिए मैं इसी एग्जांपल में सारे बताता जा रहा हूं आपको, ताकि आपका पिछला भी इसी से कनेक्ट होता जाए। ठीक है, तो ये तीनों है आपका। इसके बाद R2 की अगर बात करूं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपका 1,2 हो, 2,3 हो, 3,2 है। चलिए इसको देखिए, अब यहां पर 1,2 है, अगर 1,2 यानी A, B है तो B, A भी होना चाहिए, यानी 2,1 भी होना चाहिए। अगर A, B है तो 1,2 तो है इधर, तो क्या 2,1 यहां कहीं है? नहीं है। 2,3 इसका रिवर्स तो है 3,2, बट सबके लिए होना चाहिए। इफ A, B, वो तो जनरल बोल रहा है आपका, इफ A, B देन B, A, तो 1,2 यहां फॉर ऑल लिखा, ध्यान से देखिएगा, सबके लिए है वो। तो 1,2 का 2,1 नहीं है, रिवर्स नहीं है इस पे, तो ये आपका नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। आई होप कि क्लियर होगा ये आपको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, R3 मैं यहां पर बात कर लूं 2,2 3,2 एंड 2,3। चलिए 2,2 इसका रिवर्स करोगे आप तो 2,2 ही आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 3,2 का उल्टा होगा 2,3, वो भी यहां पर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2,2 का रिवर्स करोगे 2,2 ही आएगा, वो तो है इसमें। 3,2 का रिवर्स करोगे 2,3 भी होना चाहिए इसमें, वो भी है, तो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एम्प्टी सेट है, सॉरी एम्प्टी रिलेशन है। क्या है आपका एम्प्टी रिलेशन, तो उस पर तो कुछ होगा ही नहीं। वो तो कह रहा है इफ अगर ऐसा हो तब इसको चेक करते हैं, तो एम्प्टी रिलेशन कुछ है ही नहीं, है ही नहीं तो चेक करने की नीड भी नहीं है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब इस पे कंफ्यूज मत हो जाए कि सर इसमें कुछ है ही नहीं तो फिर ये ए बी बी है, तो जब इसमें तो इफ लगा हुआ ना, इफ कह रहा है अगर हो तब बी कॉमा ए चेक करेंगे, जब ए कॉमा बी है ही नहीं तो बी कॉमा ए चेक करने की कोई नीड नहीं है हम लोगों को। तो एम्प्टी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए इसके बाद ये आप नोट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट रिलेशन हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी
सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या कहता है? ये कहता है अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be antisymmetric if and only if and only if a comma b belongs to R and b comma a belongs to R, this implies a equal to b for all a comma b belongs to a। देखिए क्या लिखा हुआ भाई इसमें, सिमेट्री कहता था कि अगर एक पेयर है तो उसका रिवर्स पेयर भी उसमें होना चाहिए, सिंपल सा था। यहां देखिए, यहां थोड़ा डेफिनेशन चेंज हुई है कि ये कह रहा है एंटी सिमेट्रिक होगा कब, इफ एंड ओनली इफ, यदि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में है, तब हम चेक करेंगे कि क्या ए बराबर है बी के। अगर ऐसा है तब तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर 2,3 ये सिर्फ 2,3 है, वो कह रहा है एंड इसका रिवर्स भी होना चाहिए इसमें, यदि इतना तो होना ही चाहिए तभी ये हम चेक करेंगे। तो 2,3 ठीक है, और 3,2 भी है, तो 2,3 a, b एंड b, यानी कि 3,2 ये है, तब हम ये चेक करेंगे a इज इक्वल टू b है कि नहीं। तो ये बताइए कि जो a और b हैं ये क्या बराबर हैं, 2 इक्वल है 3 के, नहीं है, तो फिर ये आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं बनाएगा, सिंपल। ठीक है, और मान लो सपोज करो सिर्फ 2,3 होता, सर 2,3 है, 3,2 नहीं है इस पे, तो ये चेक करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है 2 चीजें होनी चाहिए पहले, तब तीसरी चेक करने जाएंगे। इफ लगा हुआ है यहां पर, ध्यान दीजिए, तो 2,3 बस है इसमें, तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बनाएगा। मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, R1 मैंने लिया यहां पर 1,1 2,2 3,3 4,4 4,4। ठीक है, देखिए 1,1 इसका रिवर्स 1,1 वो भी है, वो दोनों बराबर ही 1,1 2,2 3,3 4, ये तो आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये है क्या एक्चुअली में, आइडेंटिटी रिलेशन लिखा हुआ है, एंटी सिमेट्रिक। जो आइडेंटिटी होता है ना वो सारे रिलेशन बनाएगा आपका, सिमेट्रिक भी बनाएगा, एंटी सिमेट्रिक भी बनाएगा, है ना, सब कुछ बना डालेगा। R2 अब यहां पर देखिएगा 1,2 मैंने लिया, ठीक है, 3,4 लिया मैंने यहां पर। अब ध्यान से देखिए यहां पर 1,2 सिमेट्रिक कहता था अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, उसने यहीं पर इंप्लाइज लगा दिया था, उसने कहा था सिर्फ इतना देखना। एंटी सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि आपको a, b भी चेक करना है और b, a भी चेक करना है। अगर इतना है तब आप आगे जाइए ये देखने की क्या a और b बराबर है। चलिए देखते हैं, 1,2 a, b R में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या b, यानी इसका रिवर्स 2,1 इस रिलेशन में है, नहीं है, तो फिर इसकी चेक करने की नीड है ही नहीं। जब यहां तक मुद्दा ही नहीं उठ रहा तो फिर हम लोग इसको, इस पर तो कोई डाउट नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिक होने से हमें नहीं रोक रहा। 3,4 क्या 4,3 है इसमें, जब 4,3 है ही नहीं तो फिर 3 का 4 से इक्वल होना वो हम लोग क्यों देखेंगे, उससे कोई दिक्कत है नहीं, दैट इज एंटी सिमेट्रिक। आई होप कि क्लियर होगा, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अब सपोज करो यहां पर मान लो R3 1,2 एंड 2,1, कह रहा है 1,2 एंड 2,1, 1,2 भी है 2,1 भी है, 1,2 भी है एंड 2,1 है। अब इस कंडीशन को ही, ये पूरी कंडीशन मिल गई, तब हम आगे जाएंगे ए और बी को चेक करेंगे। तो ए बी बी ए, क्या ए बी दोनों बराबर है आपस में, बिल्कुल नहीं, 1 2 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। सो दिस इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक। इन कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा, कई बार बहुत गलती हो जाती है, हम इफ का ध्यान नहीं देते, सिर्फ इतना ही ध्यान देते, इतना होना ही चाहिए ना, पहले ये हो तब ये चेक करेंगे। सिमेट्रिक में भी ये था, एंटी सिमेट्रिक में भी यही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट,
एंटी सिमेट्रिक हो गया आपका। लास्ट बचा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपके पास में सेट ऑफ लाइन है। क्या है? सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, और इस पर रिलेशन ये है, मान लीजिए L1 L2 बिलोंग्स टू, बिलोंग्स का साइन ये है, बिलोंग्स टू R, डबल इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। कह रहा बताइए ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो यहां से देखिए, कह रहा है सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, ढेर सारी लाइन होंगी और लाइंस का रिलेशन कैसा दिया गया कि हर एक लाइन एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बताइए, अगर मान लीजिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसको L1 नाम दे देते हैं, इसको L2 नाम दे देते हैं। तो ये जो लाइन है आपकी आपस में, ये जो L1 लाइन है L2 के परपेंडिकुलर है। तो अगर L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगी भाई, 90 डिग्री। ये इसके 90 पर है, तो ये जो लाइन है ये भी इसके 90 डिग्री पर होगी। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर L1। मतलब अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो एक दूसरे के भी, अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी पहले के भी होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ये L1 इसके परपेंडिकुलर बट ये इसके नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ में। तो यहां पर कंडीशन क्या है कि सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2 इंप्लाइज करता है कि L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के। और ये देखिए, अगर ये चीज मिल गई हमको L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा कि L1 L2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये क्या इंप्लाइज कर देगा कि L1 L2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज L2 L1। भाई ये अगर है तो ये भी तो हो रहा है, यानी कि L1 L2 अगर बिलोंग कर रहे हैं R में, तो L2 L1 भी बिलोंग करेगा R में। ठीक है, A B, तो B A भी है उसमें, तो ये आपका क्या बना देगा? सिमेट्रिक बना देगा भाई। यही तो कह रहा है भाई, अगर A B है तो B A भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा? क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हर लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। तो यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है भाई, खुद का खुद से रिलेशन, और रिलेशन क्या रहा? परपेंडिकुलर का, यानी हर लाइन को खुद के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, तो फिर यहां पर ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा। चलिए, इसके बाद कौन सा था? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको भी ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? अ रिलेशन R on a set A is said to be transitive if and only if and only if A B belongs to R and B C belongs to R, this implies A C belongs to R for all A B C belongs to R। ये जो सिंबल में यूज कर रहा हूं इसको फॉर ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल, फॉर ऑल। ठीक है, मतलब सबके लिए। क्या कह रहा है? इफ एंड ओनली इफ, अगर आपके रिलेशन में ए बी है, बी सी भी, मतलब ये जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होकर कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है, तब इनके जो एंड पॉइंट है ए और सी वो भी उसमें होने चाहिए, ऐसा इंप्लाइज कर रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका कहने का क्या मतलब है। एग्जांपल जैसे मैं यहां पर ले लूं, आपके पास में ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, R1, चलिए यहां पर मैं ले रहा हूं जैसे 1 2 2 1 एंड 3 4। चलिए देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये 1 2 A B, इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए A, और ये आपका B। A B भी है एंड ये भी होना चाहिए B C, तो B और A
यानी यहां से जो स्टार्ट हो रहा है आपका, तो बी एक्चुअली में वो जो सी कह रहा है वो एक्चुअली ए के ही बराबर है, तो ये ए हो गया आपका। ऐसे नहीं कि डिफरेंट है, डिफरेंट होना ही चाहिए, यहाँ वो भी हो सकता है ए। तो कह रहा है कि इनका जो पेयर है ए और सी का, यानी कि 1 और 1 का पेयर, वो भी उसमें होना चाहिए। क्या 1,1 इसमें है? नहीं है। तो ये क्या आपका ट्रांजिटिव बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। इससे मैं समझा देता हूं, 1,2 इस पे है, फिर 2,1 ये जहां से खत्म हो रहा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये, तो 2,1। तो ये जो अगर ऐसा है ए, बी, बी, फिर ए भी तो 1,1 भी तो होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर सी और ए दोनों बराबर हो गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफरेंट भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो यहाँ पर 1,1 होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका नॉट ट्रांजिटिव होगा। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पर, अच्छा इसकी चेक करने की कोई नीड है नहीं, 3,4 इसका कोई 4 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है नहीं, तो हम उस पर जाएंगे नहीं, इस पर चर्चा करनी ही नहीं है, क्योंकि इफ कह रहा है ना अगर ऐसा हो तब देखेंगे, वो ऐसा है ही नहीं तो देखने की जरूरत नहीं। इस पर डाउट था तो इसको चेक कर लिया, वो कह रहा नॉट ट्रांजिटिव। अगर कोई एक भी फेल कर गया तो वो रिलेशन नहीं होता जिसकी हम बात कर रहे हैं। R2 यहां पर, जैसे मैं और एग्जांपल ले लूं, क्या है आपका एग्जांपल और 1,1 ये ले लेते हैं, 2,3, 3,4 एंड 2,4। चलिए 1,1 इसका रिवर्स भी यही होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। 2,3 है, तो क्या 3 से स्टार्ट होने वाले कोई ऑर्डर पेयर है यहाँ पर? बिल्कुल है, 3,4। तो अगर ऐसा है ये, तो फिर ये दोनों का पेयर भी होना चाहिए सेट में, 2,4। यही तो कहा था, ए, बी, बी, सी, देन ए, सी शुड बी इन द रिलेशन। तो क्या 2,4 इसमें है? बिल्कुल है, तो ये आपका क्या बना देगा? ट्रांजिटिव बना देगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर भी चेक कर लीजिएगा कि इससे स्टार्टिंग होने वाला कोई है तो नहीं है। ट्रांजिटिव में गड़बड़ हो जाती है कि हम सिर्फ एक बार देख लेते हैं बस हो गया, सब पेयर को चेक करना पड़ता है आपको। 2,4 क्या 4 से स्टार्ट होने वाला कहीं कुछ है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 4 से स्टार्ट होने वाले कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो चेक करने की नीड है नहीं। दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बना देगा आपका ये? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये था आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। चलिए, तो आपका हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने सारे टाइप्स के रिलेशन यहां पर देख लिए। इसके बाद हम लोग एक थ्योरम देखते हैं जो सिमेट्रिक रिलेशन पर है। क्या कहती है थ्योरम? अच्छी थ्योरम है एक्चुअली। देखिए थ्योरम प्रूफ करने का एक फायदा है, थ्योरम में जो प्रूफ करने में जो कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे जो है ना हमें अदर क्वेश्चंस की करने की थिंकिंग डेवलप होती है। तो थ्योरम जब भी कीजिए तो कोशिश कीजिए, अगर पॉसिबल है तो उसका प्रूफ आप एक बार जरूर देखिए और कोशिश कीजिए कि उसमें क्या क्या कहा गया है। करने से उस पर काफ़ी क्वेश्चंस हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या है। तो थ्योरम को ऐसा मत सोचिए कि थ्योरम एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी तो इसलिए पढ़ेंगे नहीं। थ्योरम करने से आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। तो थ्योरम देखिए क्या कह रहा है। थ्योरम अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पर है, इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आर इक्वल टू आर इनवर्स। देखिए कितनी बढ़िया थ्योरम है ये, इसको हम लोग अभी करेंगे, मजा आ जाएगी इसको करने में। कह रहा है एक रिलेशन है जो सिमेट्रिक होगा, कब होगा? जब आर आर इनवर्स के बराबर होगा। आर तो पता, आर इनवर्स क्या था? इनवर्स रिलेशन, ठीक है। मैंने बताया था इनवर्स रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए अगर आपके पास में आर जो है कुछ इस तरह से 1,2 की कोई एक सेट है, 1 2 3 4 1 2 2 4, ठीक है। तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या हो जाता था? हमने सिंपल सा कहा था कि इसके ऑर्डर पेयर चेंज कर दो। 1,2 है तो 2,1 कर दो इसको, ये 2,4 है तो इसको कर दो 4,2, तो ये आपका इनवर्स रिलेशन बन जाता है। मतलब उनके ऑर्डर पेयर चेंज कर दो तो वो आपके बन जाते हैं इनवर्स रिलेशन। बड़ा सिंपल सा था, ठीक। तो ये थ्योरम देखिए क्या कह रही है, इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, फिर इसका प्रूफ करने वाले हैं। पहले इसको समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। कि कह रहा है कि आपके पास में कोई आर एक रिलेशन है, ठीक है, जो कैसा है? सिमेट्रिक है।
जो सिमेट्रिक है तो वो आर इनवर्स के बराबर होगा, यानी आर इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। चलिए मान लेते हैं कि हम कोई सिमेट्रिक रिलेशन ले लेते हैं इस पर। मान लीजिए R1 मैंने लिया यहाँ पर 1, 2, 2, 1, ठीक है, 2, 3, 3, 2, मैंने ये लिया रिलेशन। क्या ये सिमेट्रिक है? चेक कर लेते हैं। A, B, A भी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। 2, 3, 3, 2 भी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, ये सिमेट्रिक हो गया आपका। ये क्या है आपका? सिमेट्रिक है। अच्छा, इसका आर इनवर्स निकालिए, इसका आर इनवर्स निकालिए, कितना आएगा? 1, 2 का हो जाएगा 2, 1, फिर 2, 1 का हो जाएगा 1, 2, 2, 3 का हो जाएगा 3, 2, और 3, 2 का हो जाएगा 2, 3। क्या R1 और इसका R इनवर्स, ये जो रिलेशन है इसका R इनवर्स, क्या दोनों बराबर लिखे हुए हैं? देखिए बिल्कुल ध्यान से बराबर लिखे हुए हैं। 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3। ऑर्डर मैटर करता नहीं सेट लिखते समय, तो सारे एलिमेंट जो इसमें वही इसमें भी हैं, तो ये दोनों कैसे हो गए? बराबर। वो यही कह रहा है कि अगर रिलेशन सिमेट्रिक है तो वो R इनवर्स के बराबर होगा, इतनी सी बात है, ठीक है। तो हमें इसको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। इसमें देखिए कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे आपके। पहला ये कि जब भी हम इफ एंड ओनली इफ का केस प्रूफ करते हैं तो हमको 2 बार प्रूफ करना होता है। एक बार ये मान के चलेंगे कि R सिमेट्रिक है और हम प्रूफ करेंगे कि R जो R इनवर्स के बराबर है। फिर इसका कन्वर्सली, कन्वर्स का मतलब होता है रिवर्स स्टेटमेंट, उसको उल्टा लेके चलेंगे। उल्टा मतलब एक बार मान के चलेंगे कि R बराबर है R इनवर्स के, तब ये दिखाएंगे कि R क्या है आपका? सिमेट्रिक है। इफ एंड ओनली इफ का यही तो खासियत है, ये दोनों तरफ से सही होता है स्टेटमेंट। मतलब A ने जो कहा वो B के लिए, B ने जो कहा A के लिए, वो दोनों स्टेटमेंट आपस में सही होंगे, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा कि हमें 2 बार प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा, हमें जब भी कोई 2 सेट बराबर दिखाने होते हैं, जैसे हमें दिखाना है कि A और B बराबर हैं, तो हम ये दिखाते हैं कि एक बार A को B का सबसेट दिखा देते हैं और अगली बार B को A का सबसेट दिखा देते हैं। अगर हम ये कर पा रहे हैं कि A B का सबसेट और B A का सबसेट, तो ये दोनों इंप्लाइज कर देते हैं कि A बराबर B है। भाई दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में और B के सारे एलिमेंट A में। दैट मीन सिंपल कि दिस इज अ इक्वल सेट। तो हम लोग यही सब यूज करने होंगे। चलिए तो यहां पर देखते हैं प्रूफ। हम लोग मान के चलते हैं कि जो R है वो किसी सेट A पर सिमेट्रिक है और प्रूफ करेंगे कि R बराबर R इनवर्स। लेट रिलेशन ऑन अ सेट A इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है। वी हैव टू प्रूव R इक्वल टू R इनवर्स। हमको ये दिखाना है, पहले लेके चल रहे हैं सिमेट्रिक है तब ये प्रूफ करेंगे। अब इसको कैसे दिखाएंगे? चलिए देखते हैं। लेट, अब रिलेशन है अगर कोई R, रिलेशन R ऑन अ सेट A इज सिमेट्रिक। अगर कोई रिलेशन R है जो सेट A पर डिफाइन है और सिमेट्रिक है, तो मान लेते हैं इसमें कुछ एलिमेंट है। लेट A, B बिलोंग्स टू R। कोई एलिमेंट है A, B ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जो R में बिलोंग कर रहा है। भाई कुछ तो एलिमेंट होगा उसमें, हमने देखा। चलिए A, B बिलोंग कर रहा है आपका R पे। तो अगर A, B R में बिलोंग कर रहा है तो R कैसा आपका? सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो ये क्या करेगा? B, A भी तो बिलोंग कर जाएगा R में, सिंस R इज सिमेट्रिक। क्या है आपका? सिमेट्रिक है, ठीक है। क्या है आपका? R सिमेट्रिक है। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा भाई आपका? A, B, A, B बिलोंग्स टू R इनवर्स। अगर हम ये देखें कि B, A बिलोंग कर रहा है R में, तो A, B भी क्या हो जाएगा आपका? R इनवर्स में चला जाएगा। यहां से देखिए क्या हुआ, हम मान के चले थे कि A, B R में है, और वही चीज हमने दिखा दी कि A, B R इनवर्स में है। मतलब जो R में एलिमेंट है वो R इनवर्स में है, और यही तो सबसेट की डेफिनेशन होती है। अगर A B का सबसेट है, अगर A B का सबसेट, तो एक में जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपको B में जरूर मिल जाएंगे। तो देखिए A, B हम लेके चले थे कि R में है, और कहाँ मिल गया? ये हमको बिलोंग कर गया R इनवर्स। मतलब कहने का ये कि जो A, B है वो R इनवर्स में है। तो सीधी सी बात है कि R जो है आपका, दिस इंप्लाइज R इज अ सबसेट ऑफ R इनवर्स, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहां लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। भाई इनवर्स कहता है कि अगर आपका B, A R में है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर R इनवर्स में होगा। तो A, B, A का A, B हो गया। क्लियर है इतना? नाउ
अब हम दिखा के चलेंगे कि नाउ बी कॉमा ए, यहां पर कुछ और ले लेते हैं, नाउ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स। मान लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई आर इनवर्स में है, तो अगर एक्स कॉमा वाई आर इनवर्स में है तो ये बताइए क्या वाई कॉमा एक्स आर में होगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। अभी हम आर इनवर्स को सिमेट्रिक मान के नहीं चल रहे, इस चीज पे बहुत ध्यान रखिएगा, सिर्फ आर को सिमेट्रिक माना है, आर इनवर्स को सिमेट्रिक बनाना है, इसी की प्रोसीजर चल रही है, उसको बराबर दिखाएंगे। इसलिए हम आने आर इनवर्स को कहीं पे भी मैंने सिमेट्रिक नहीं बोला, सिर्फ आर को ही सिमेट्रिक मेंशन कर रहा हूं। तो अगर एक्स कॉमा वाई आर इनवर्स में बिलोंग कर रहा है तो वाई कॉमा एक्स आर में बिलोंग कर जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। अब चूंकि आर जो है वो सिमेट्रिक है तो इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर आर इनवर्स आर में ही रहेगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर जाएगा आपका आर में, सिंस आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक है तो इसका रिवर्स पेयर भी तो आर में होगा, बिल्कुल होगा। और ये क्या इंप्लाइज कर रहा है भाई, देखिए एक्स कॉमा वाई आर इनवर्स में लेके चले थे, जो एलिमेंट आर इनवर्स में वही एलिमेंट आर में मिल गया, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि अब आर इनवर्स जो है वो सबसेट हो गया किसका, आर का, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ए बी का सबसेट है और यहाँ बी ए का सबसेट है, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट कैसे प्रूफ किए जाते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है, आप दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दीजिए। और सबसेट दिखाने का तरीका होता है कि जो एलिमेंट आप किसी सेट ए में लेके चल रहे हैं आप उसी एलिमेंट को दूसरे में दिखा दीजिए, वही प्रोसीजर हम लोगों ने फॉलो किया। ये सारा कुछ हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है। ठीक है, जिसको नहीं मालूम वो 11th के लेक्चर देख ले, वो भी अपलोड होंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया आपका, यहां से आर जो है वो बराबर हो गया आर इनवर्स के, प्रूफ हो गया। हमें यही चाहिए था, बट अभी काम हम लोगों का खत्म हुआ नहीं, क्योंकि कन्वर्स स्टेटमेंट है इफ एंड ओनली का, अब ये एक बार प्रूफ हुआ है, अगली बार हम क्या लेके चलेंगे कि ये दोनों बराबर हैं और हमको प्रूफ करना होगा कि अब आर सिमेट्रिक है। ठीक है, चलिए तो यहां तक हो गया हम लोगों का। ठीक है, इसके बाद हम लोग कन्वर्स लेके चलते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं। कैसे, कन्वर्सली, ये करना ही पड़ता है इफ एंड ओनली इफ के केस में। जब भी इफ एंड ओनली इफ के आएंगे आपको दो प्रूफ करने पड़ेंगे कन्वर्सली, रिवर्स लेके चलना है। रिवर्स क्या था, अब ये लेके चलेंगे, पहले मैं ये प्रूफ किया था, अब ये लेके चलेंगे कि ऐसा है अ रिलेशन लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए सच दैट आर इक्वल टू आर इनवर्स। ठीक है, चलिए तो कोई रिलेशन है अगर, तो नाउ लेट कोई एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है आपका किस में, आर में, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा आपका, आर इनवर्स में भी तो बिलोंग कर जाएगा। किस में बिलोंग कर जाएगा, आर इनवर्स में। दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। नाउ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स किसके बराबर है, आर के, तो इसकी जगह आर लिख सकते हैं और यहां पे लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। साइड में ब्रैकेट में रीजन लिखा जाता है कि हमने किस रीजन के थ्रू यहां पर स्टेट किया है ये चीजें, इनवर्स रिलेशन। नाउ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सिंस आर इक्वल टू आर इनवर्स, यही तो लेके चल रहे हैं कि ऐसा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग कर गया। ये किसकी कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी हो और वो इंप्लाइज कर रहा हो कि बी कॉमा ए, ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, बिल्कुल है। तो दिस इंप्लाइज यहां पर लिख देंगे सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। नाउ दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए प्रूफ हो गया दोनों तरफ से कि अगर आर सिमेट्रिक था तो ये हुआ था प्रूफ आर इक्वल टू आर इनवर्स। अगर आर इक्वल टू आर इनवर्स लेके चले तो आर इज अ सिमेट्रिक। प्रॉपर एक प्रोसीजर है, देखने में लेंदी हो सकता है कि शायद आपको लेंदी लगे, बट एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट यूज किया बड़े ही माइन्यूटली हैं और ऐसा कुछ
टफ रूल नहीं है इस पर, हमको सबसेट कैसे बराबर दिखाए जाते हैं वो चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। इफ एंड ओनली इफ का केस है तो हमको 2 बार प्रूफ करना होता है, सिर्फ यही चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। चलिए अब देखिए आपने इसमें काफ़ी कुछ सीखा, 2 सेट कैसे बराबर दिखाया जाए तो वो भी आपने सीख लिया, इफ एंड ओनली इफ का केस कैसे रिजॉल्व किया जाता है वो भी आपने देख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक था, और इसके जो हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े उस पर बेस्ड हम लोग कुछ थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और मजबूती आ जाएगी हम लोगों के उस पर कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, कि हम लोगों को क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं इसके एग्जांपल स्टैंडर्ड। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं तो और थोड़ा सही रहेगा कि एक्चुअली में है क्या ये, ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन है आपका पहला, कह रहा है क्वेश्चन सो दैट, क्या शो करना है, द रिलेशन आर ऑन अ सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। सेट जो है ऑन सेट रियल नंबर, किसका सेट है हमारा, रियल नंबर का सेट है, उस पर रिलेशन डिफाइन किया गया है। इस पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा लिखने में। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि ये कह रहा है आपका एक रिलेशन है जो सेट आर पर डिफाइन है रियल नंबर पर, और किस तरह से डिफाइन है कि ए कॉमा बी कैसे पेयर है आएंगे इसमें कि जिनमें ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ये तीनों नहीं होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव। इसको करने पे काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक्चुअली क्या है। सॉल्यूशन देखिए क्या है, कह रहा है यहां पर नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हम लोग लेके चलते हैं आर, पहले हमारा क्या डिफाइन है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो ये बताइए कि कोई भी नंबर का स्क्वायर, मान लीजिए अब आपको 2 की बात करनी है, 2 तो रियल नंबर है ना, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 2 रियल नंबर से बिलोंग करता है हमारा, तो 2,2 इस सेट में होना चाहिए अगर समिट रिफ्लेक्सिव होना है तो। बट यहां पर देखेंगे कि ये कह रहा है कि 2,2 की बात कर रहा है, 2,2 2,2 की बात कर रहा है, 2,2। तो 2,2 कब होगा, जब 2 का लेस देन और इक्वल टू होगा 2 स्क्वायर से। यहां पर देखें 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका, 2 इज इक्वल टू 4, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए यहां पर, ठीक है। छोटे छोटे हम लोग यहां पर देखने वाले, तो खुद का खुद से 2 बिलोंग्स टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, क्लियर है, ये तो सही लिखा हुआ। 1 की अगर बात करें तो 1 इज, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं 0.3 की बात करूं, जैसे मैं 1/2 की बात करूं, 1/2 रियल नंबर है, 1/2 ये भी तो इसका भी खुद का खुद से पेयर होना चाहिए। 1/2 क्या 1/2 से के स्क्वायर से छोटा है, चेक करते हैं, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। अब ये बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है 1/4 से। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, सिंस लिख देंगे यहां पर 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर बट 1/2 is not 1/2 square. This implies 1/2 comma 1/2 does not belongs to R. This implies R is not reflexive. फेल कर गया। यहां पर सिर्फ इंटीजर पे मत ध्यान दीजिएगा कि 2,2 3,3 वो तो होगा ही होगा, क्या होगा, वो तो होगा ही होगा। यहां पर
आप इन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उसने रिलेशन सेट जो बोला रियल नंबर पर, देखिए इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है कि आपका रिलेशन किस सेट पर डिफाइन किया गया है, क्योंकि वहां से आपको एलिमेंट पिक करने होते हैं। तो यहाँ पर रियल नंबर में सब कुछ आता है, पॉइंट आएगा, निगेटिव आएगा, तो हमने पॉइंट वाला 1/2 ले लिया, फ्रैक्शन नंबर ले लिया। अब यहाँ पर 1/2 जो है इसका भी पेयर होना चाहिए, अगर रिफ्लेक्सिव है तो। पेयर होने के लिए कह रहा है कि उसी नंबर का स्क्वायर उससे बड़ा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा 1/2 का स्क्वायर जो है वो 1/2 से छोटा होता है, बट वो कह रहा है बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब पेयर नहीं आ पाएगा, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसके बाद दूसरा चेक करते हैं हम लोग, सिमेट्रिक चेक करते हैं इस बार। सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं कि सिमेट्रिक होगा कब। सिमेट्रिक कहता है कि अगर इफ a, b बिलोंग्स टू r, देन दिस इंप्लाइज b, a शुड बी इन r। अगर ऐसा होता है कि a, b r में बिलोंग कर रहा है, तब हम ये चेक करते हैं कि b, a उसमें होना चाहिए। तो हमें तो चेक करना है, तो हम मान के चलेंगे कि इसमें a, b है, जैसे, और होगा भी एक्चुअली में, जैसे मैं यहां पर ले लूं, यहां पर कुछ नंबर ले लीजिए, जैसे 2, 3 की बात करें अगर हम, 1, -1, 2, ठीक है, -1, 2, तो -1, 2 बिलोंग्स टू r, ये अगर r में बिलोंग कर रहा है तो देखिए -1 का जो स्क्वायर होगा, -1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। क्लियर है, यहां से -1 जो है क्या 2 के स्क्वायर से छोटा है। क्या इसका रिवर्स अगर हम बात करें, 2, -1, 2, -1, क्या ये बिलोंग करेगा r में? चेक करते हैं, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसका जो पेयर है ये b है आपका, यहां पर आपने इसको a माना था, इसको b माना था। तो अब ये जो कंडीशन कह रहा है यहां पर हमारा a इज इक्वल लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर वैलिड हो रहा है, तो ये तो r में है, बट क्या इसका रिवर्स ऑर्डर r में होगा, ये हमें चेक करने की नीड है। तो देखते हैं जो -1 का स्क्वायर है वो क्या लेस देन और इक्वल टू 2 है, 2 के स्क्वायर से है, -1, 2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। भाई यहां पर देखें जो a, b है, तो b का स्क्वायर जो है बड़ा होना चाहिए a से, तो ये तो वैलिड है, -1, 2 आ रहा है r में, बट क्या 2, -1 आएगा, तो b ये है आपका, इसका स्क्वायर इससे बड़ा होना चाहिए। तो क्या एक्चुअली में ऐसा हो रहा है 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये तो वैलिड नहीं है आपका, ये रॉन्ग है आपका। तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं कि सिंस -1, 2 बिलोंग्स टू r, बट 2, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो बड़ा सीधा सा मतलब है कि अगर a, b r में बिलोंग कर रहा था तो a, b, a भी r में बिलोंग करना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। दिस इंप्लाइज r इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है इतना, r क्या होगा आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं, 2 प्रूफ हो गए, इसके बाद ट्रांजिटिव देखते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, ट्रांजिटिव क्या कहता है, इफ a, b and b, c belongs to r, then this implies a, c belongs to r, ऐसा होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे मिलते हैं क्या जो होंगे इसमें। ठीक है, तो इसको हम कुछ नंबर्स यहाँ पर देखने पड़ेंगे एक्चुअली में बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। a, b, जैसे यहाँ पर मैं ले लूँ 1, 3, 8, -2, 8, -2 इसमें बिलोंग कराएगा ही नहीं, 8, -4, 8, -4 इसमें होगा, एंड -4, 3, इसको और शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 10 कर लेते हैं, 10, -4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 जो है वो लेस देन इक्वल टू -4 के स्क्वायर से होगा, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 16, ये इस सेट में होगा, हमारे r में होगा। -4, 3, -4 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, बिल्कुल वैलिड है, 9 आएगा, ये भी है, ये भी आपका इसमें आ गया, यानी कि ये दोनों चीजें देखिए मिल गई हमको, a, b, c। अब a, c
अगर ये दोनों होंगे, बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये उस आर की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। बी स्क्वायर हमेशा बड़ा है किससे, ए से, बी स्क्वायर बड़ा है हमेशा ए से। चलिए यहां पर आप देखें तो क्या ए कॉमा सी यानी कि 10,3 क्या बिलोंग करेगा इसमें, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्या ऐसा है, 10 इज लेस देन इक्वल टू 9, बिल्कुल नहीं, 10 जो है बड़ा होता है 9 से, यानी कि ये चीज आपकी बिलोंग नहीं करने वाली। तो यहां लिख देंगे हम लोग सिंस 10,-4, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसको हम लेकर के कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। 10,-4 एंड -4,3 belongs to R, but 10,3 does not belongs to R. This implies R is not symmetric, sorry, not transitive. ठीक है, क्वेश्चन काफी बढ़िया था, इसमें काफी सारी चीजें हमको करने को मिली। इसमें सोचना बहुत बड़ा कि इसमें नंबर्स कौन से लें, ठीक है, नंबर्स आपको अरेंज करने पड़ेंगे, तो इसको आप बार बार लगाइएगा ताकि आपको पता चले कि आप कौन से नंबर अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं ट्रांजिटिविटी को। यहाँ पर मैंने 10,-4 लिया। अब जो भी आप एलिमेंट लेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 10,-4, तो 10 क्या लेस देन इक्वल टू -4, 16 बिल्कुल है, ये आपके आर में आएगा। यहाँ से -4,3 लिया मैंने, -4 लेस देन इक्वल टू 9, ये भी आपका आर में आएगा। अगर ये दोनों आर में आएंगे तो फिर ए कॉमा सी भी आर में आना चाहिए। तो देखते हैं भाई, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी यानी कि 10,3, 10 और लेस देन 3 स्क्वायर, तो 10 क्या 9 से छोटा होता है, बिल्कुल नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये बिलोंग नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद और एक एग्जांपल करते हैं, ठीक ठाक एग्जांपल है वो भी। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन है आपका, कह रहा लेट, क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा लेट एक्स इज इक्वल टू, एक्स आपको गिवन है, कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेट R1 बी अ रिलेशन ऑन एक्स गिवन बाई, R1 कैसा गिवन है आपको, x, y such that x minus y is divisible by 3, ठीक है। R1 जो है डिफाइन है, R1 जो x पर रिलेशन है कुछ इस तरह से है कि x माइनस वाई जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि जो भी पेयर यहां पर आएगा उनका जो डिफरेंस होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, यानी कि 3 के टेबल के फॉर्म में आएंगे डिफरेंस यहां पर। इसके बाद क्या कह रहा है आगे कि एंड R2 किस तरह से भाई, R2 बी अनदर रिलेशन ऑन x गिवन बाई, किस तरह से गिवन है कि x, y सच दैट x, y इज अ सबसेट ऑफ 1 4 7, ठीक है, और x, y इज अ सबसेट ऑफ 2 5 8 और x, y इज अ सबसेट ऑफ 3 6 9, ठीक है। देन सो दैट R1 इज इक्वल टू R2। चलिए इसको देखते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन इसमें। देखिए कह रहा है एक सेट है आपके पास में x जिसके एलिमेंट क्या है 1 से लेकर के 9 तक, उस पर एक R1 रिलेशन डिफाइन किया गया, कैसा है कि x, y और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। R2 क्या कह रहा है कि x, y इसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो कैसे होंगे कि या तो इसका जो सबसेट है वो होगा इसमें, और या इसका कोई सबसेट इसमें हो सकता है, या एक और लगा है एंड नहीं है, मतलब या करके, या तो इसका सबसेट होगा, या तो इसका सबसेट हो सकता है, या तो इसका सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो ये R2 है आपका, और आपको ये दिखाना कि इन दोनों रिलेशन का मतलब है ना वो सेम ही है, यानी कि दोनों रिलेशन में सेम एलिमेंट आने वाले हैं, यानी कि R1 इक्वल टू R2 आपको दिख। और अभी मैंने बताया था कि आपको जब भी दो सेट बराबर दिखाने हो तो एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ता है, यानी आपको एक बार R1 का सबसेट दिखाना पड़ेगा और एक बार आप R2 को R1 का सबसेट दिखाएंगे। अगर आप ऐसा दिखा सकते हैं तो ये दोनों इक्वल हैं। चलिए इसी का यूज करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट का। तो सॉल्यूशन, हमको प्रूफ करना है कि R1 बराबर है R2 के, ठीक है।
तो जो x है आपका क्या है, पहले वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक, इसमें जो R1 डिफाइन है आपका, ये R1 इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई, तो जो R1 है किस पर डिफाइन है, x पर। तो जो R1 में एलिमेंट आएंगे वो इन्हीं एलिमेंट के बने हुए ऑर्डर पेयर होंगे, है ना, 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा, भाई इसी पर डिफाइन है रिलेशन ऑन अ सेट। तो R1 में जो एलिमेंट आएंगे तो वो कैसे आएंगे कि जिनका डिफरेंस जो है वो डिविजिबल बाई 3, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं भाई किन किन दो नंबर्स का पेयर जो है वो डिविजिबल है 3 से। तो पहले देखते हैं यहाँ पर 1,3 1,2 2 माइनस 1 1 आएगा नहीं, तो ये आपका x माइनस 1 माइनस 2 ये डिविजिबल नहीं, 1,3 1 3 2 ये भी नहीं डिविजिबल, 1 4 1 माइनस 4 करेंगे -3 आएगा, माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 3, तो 1 4। अभी देखिएगा, अब इसको हम लोग सही से लिखेंगे तो जो सेट बन रहा है 1 4 का पेयर बन जाएगा, फिर 1 का 6 के साथ, 1 का 5 के साथ डिफरेंस 4 है, डिवाइड नहीं करेगा, 6 के साथ 5 डिवाइड नहीं करेगा, 7 के साथ डिवाइड कर जाएगा, 1 माइनस 7 माइनस 6 आएगा और वो डिवाइड कर जाएगा आपका। इसके बाद में 1 का 8 के साथ 7 आएगा, डिवाइड नहीं करेगा 3, 1 का 9 के साथ कॉम्बिनेशन 8 आएगा, 3 डिवाइड नहीं करेगा, ये भी नहीं आएगा। तो एक ये पॉसिबिलिटी बनी कि पेयर जो है इससे आ सकते हैं, अगर पेयर बनने होंगे तो इसी से बनेंगे इस सेट पे, ठीक है। दूसरा और यहां पर क्या हो सकता है, इसको यहां लिख लेते हैं थोड़ा, ये जो आया आपका 1 4 7, और दूसरा क्या बन सकता है सेट, अब 2 पेयर बनाने जाएगा, 2 1 के साथ बनाएगा नहीं कर पाएगा डिवाइड 3, 2 3 के साथ बनेगा नहीं कर पाएगा, 2 4 के साथ करेगा ये भी डिवाइड नहीं करेगा, 2 4 2 आएगा, 2 5 के साथ करेगा 5 माइनस 2 3 आएगा, डिवाइड कर देगा, तो 2 5 हो गया। फिर 2 को 6 के साथ 4 आएगा, ये भी डिवाइड नहीं करेगा, 2 को 7 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 2 को 8 के साथ करेंगे 6 आ जाएगा, 1 2 5 8 हो गया। अब 2 को 9 के साथ कीजिए नहीं आएगा 7, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। और तीसरा 3 को 2 के साथ करेंगे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 3 मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा 3, 3 को 4 के साथ ये भी नहीं, 3 को 5 के साथ ये भी नहीं, 3 को 6 के साथ, 3 को 6 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस 6 डिविजिबल है, -3 है 6 ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ वही पेयर का सेट लिया जो जिनका डिफरेंस जो है 3 से डिविजिबल हो, करके देख लीजिएगा सबका डिफरेंस 3 से डिविजिबल होगा, ये पॉसिबिलिटी है आपकी। तो जो R1 बना आपका क्या बन गया, ये आपका यहाँ पर जो R1 बन गया वो ये आया आपका, या तो ये हो सकता है आपका, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये दिखाना था कि R1 जो है वो R2 के बराबर है, तो हम एक बार ये दिखाएंगे कि R1 जो है वो R2 का सबसेट है, ठीक है। R1 क्या है, R2 का एक सबसेट है, या तो ये आ सकता है, या तो ये आ सकता है, या तो ये आ सकता है, ठीक है। तो R1 मैं यहाँ पर लिख लूँ x, y such that x, y इज अ सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। ये चीज आ गई, या तो ये या तो ये, कौन सा आएगा डिपेंड करता, तो है तो इसी का सबसेट, वो क्या है इसी का तो सबसेट है, तो R1 मतलब होगा इन्हीं में से कोई एक पेयर आएगा, तो R1 इज अ सबसेट ऑफ R2, ठीक है। एक तो ये प्रूफ हो गया हमारा। दूसरा क्या है, अब हम दिखाएंगे कि जो R2 है वो R1 का सबसेट है, ठीक है। तो हम R1 का कोई एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं और हम उसको दिखा देंगे कि इसमें है, तो R1 का एक एलिमेंट यहां देख लीजिए आप, ये R1 का कोई भी एलिमेंट लीजिए आप, यहाँ पर R1 का कोई भी एलिमेंट लीजिए, वो क्या है इसका सबसेट ही तो है, यही तो पेयर बन रहा है इसका। R1 का कोई भी एलिमेंट लीजिए आप, क्लियरली दिख रहा है कि R1 का सबसेट बन जाएगा R2, सॉरी R1 सबसेट बन जाएगा R2 का। अब हम उल्टा दिखाएंगे, R2 क्या कह रहा है भाई, R2 भी तो ये कह रहा है x, y जो है वो सबसेट है किसका 1 4 7, x, y सबसेट 2 5 8, तो इन सबका जो डिफरेंस है आप देखें ध्यान से, तो R2 जो है, R2 को अगर हम लिखें यहाँ पर तो यही पहले यही लिख लेंगे एग्जैक्टली पूरा, x, y सच दैट x, y इज अ सबसेट ऑफ 1 4 7 और x, y इज अ सबसेट ऑफ 2 5 8, है ना।
और x, y सबसेट ऑफ 3, 6, 9। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि इनका जो डिफरेंस है, किन्हीं भी दो एलिमेंट को उठाइए, किन्हीं भी दो एलिमेंट को उठाइए तो x माइनस वाई, ठीक है, तो ये क्या है आपका डिफरेंस जो है x माइनस इज डिविजिबल बाई 3, क्लियरली दिख रहा है, डिविजिबल बाई 3। अगर ऐसा है यानी कि इसका, इसमें जो एलिमेंट है वो सारे के सारे किस में मिलने वाले हैं, R1 में मिलने वाले हैं। तो यहां से ये क्लियरली हो गया कि R2 जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, R1 का। इसको मान लीजिए सेकेंड और इसको मान लीजिए आप फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, R1 बराबर R2। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार लगाइएगा। एक्चुअली जो स्टेट किया गया है यहाँ पर एग्जैक्टली दोनों बराबर निकला है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग वही कह रहा था। यहाँ पे भी डिविजिबल बाई 3 और यहाँ पर देखिए इन सब एलिमेंट का डिफरेंस भी जो है वो 3 से डिविजिबल है, यही तो वो R1 कह रहा है। उसने यहाँ पर लिस्टिंग मेथड टाइप का यूज कर लिया, उसने रूल लिख दिया। तो यही एक चीज है। तो यहाँ से क्या हुआ, दोनों सेट आपके बराबर आ गए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसमें जो भी आपको डाउट्स हो या कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हुआ, समझ में ना आया हो, तो मुझको आप टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को दोबारा से यहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, और इस पे जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके सारे नोट्स, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर PDF अवेलेबल हो जाएगी, वो मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम को रीच कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, थैंक यू।